नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत। मैं कुलदीप सिंह और मैं एक बारे में अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। 2018 में जैसे ही मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया था, मुझे कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था। स्टेज 4 कैंसर था ये, नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर, जो कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कुछ 3 महीने की कीमोथेरेपी में ठीक हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रोग्नोसिस था, तो ये हुआ, कीमोथेरेपीज़ हुई, फिर उसके बाद मुझे वापस रिलैप्स हुआ, फिर वापस सेकंड लाइन कीमोथेरेपी हुई, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद कुछ भी ऑप्शंस है नहीं। हम टाटा गए, टाटा में हमने ऑप्शंस देखे, बट डॉक्टर्स ने कोई भी थेरेपीज़ का आश्वासन जैसे कि कहा कि कुछ है नहीं ऑप्शंस, कम ऑप्शंस है। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे खुद ही कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते बंद मैंने सोचा नहीं था कि रास्ते मतलब ऑप्शन बंद करना कि कुछ भी नहीं, एक ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। तो इस रास्ते में मुझे अर्पण मिले, काफ़ी और लोग मिले जिनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी और मैं आज यहाँ हूँ, आप सभी लोगों के सामने ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो भी मैंने सीखा है, मैंने एक जो ग्रुप स्टार्ट किया है, अर्पण ने एक आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर स्टार्ट किया है, जो कि जो हेल्प उन्हें मिली है, वो आगे लोगों को पहुँचा पाए। तो अब आगे अर्पण स्टार्ट करें। थैंक यू कुलदीप। थैंक यू कुलदीप। आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दिया। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ। मेरा नाम अर्पण तलवार है। मैं खुद इस बीमारी से अपने परिवार में ग्रसित हुआ हूँ। मुझे मेरे अपने परिवार में स्टेज 4 कैंसर किसी को हुआ, जिसके बाद मेरे बहुत ही क्लोज, जिसके बाद मैंने खुद रिसर्च शुरू की। जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ज़्यादा समय नहीं है और स्टेज 4 हो चुका है डिजीज, सो और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कुछ राह नहीं आगे, तो हमने खुद रिसर्च स्टार्ट की देखने के लिए और हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें। जैसे कुलदीप ने बताया, उनको मैं मिला रास्ते में, मुझे वो मिले और हमने साथ में मिलके एक रिसर्च स्टार्ट करी। तो आज हम चाह रहे थे कि उसमें से ही एक रिसर्च एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में, एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिसका लगभग हर कैंसर में कोई ना कोई रोल है, उसके बारे में आज एक बात करें, आपको सब लोगों को उसके बारे में बताएं। तो आज एक हम रिसर्च पेपर डिस्कस करेंगे, मैं और कुलदीप मिलकर आपके साथ, जिसमें करक्यूमिन का रोल हम ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है और वो कैसे सपोर्ट करता है, हम टेक्निकली आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुलप्रीत, मैं वो आर्टिकल शेयर करता हूं अब स्क्रीन पे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इससे जानकारी ले सकें और शायद अगर उनको लगे ठीक, वो अपने जीवन में भी इसको उतार सकेंगे। जी, अब शुरू करते हैं। ओके, सो हम एक आर्टिकल आज स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम करक्यूमिन, द इफेक्ट ऑफ करक्यूमिन, द आर्टिकल का नाम है द इफेक्ट ऑफ करक्यूमिन ऑन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, उसके बारे में बात करेंगे। ये रिसर्च चाइना के 2 रिसर्चर्स ने की है, डोंगवू लुई एंड जिवेई शेन। उन्होंने कैंसर करक्यूमिन का कैंसर के अंदर, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर रोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें जानकारी दी, तो हम ये जानकारी आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुलदीप, ये आर्टिकल है, चले इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा आगे ताकि सबको इसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट से शुरू कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं। तो कुरकुमिन, जो कि एक आपने सुना होगा, कुरकुमिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है टर्मरिक प्लांट का, जिसे साइंटिफिक बोटेनिकल नेम है कुरकुमिन लॉन्गा। इसका एक कैंसर में, मतलब इस क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में काफी बड़ा रोल है। एक कीमो प्रिवेंटिव में, ये कि प्रिवेंटिव एज ए कीमो प्रिवेंटिव भी है और ये रिकरेंस को भी रोकता है, और कुछ एक एग्रेसिव कैंसर्स में ये उसके रिकरेंस होने को भी रोकता है। बिल्कुल, जैसा कुलदीप ने बताया कि कुरकुमिन, हमारे जो हल्दी है जो हमारे किचन में पाई जाती है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये कीमो प्रिवेंटिव है, एंटी ट्यूमरल है, रिकरेंस रोकता है और बहुत सारे जो हमारे कैंसर रिलेटेड प्रोटीन्स हैं उसके भी एक्सप्रेशंस को नीचे लेकर आता है। बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, एंजाइम्स हैं, उनके एक्सप्रेशन और जो हमारे कैंसर एज ए डिजीज को बढ़ाते हैं उसको नीचे लेके आता है। जैसे कि कीमोकाइंस में अभी इंटरल्यूकिन 6, जो कि काफी न्यूज में चल रहा है कोरोना वगैरह में,
जी तो जी। ये उसमें भी आपने नाम सुना होगा कि कुरकुमिन उसमें भी काफी रोल प्ले कर रहा है। इनफैक्ट कोविड में आपने काफी सुना होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म आया एकदम से और लंग इम्पैक्ट हो गया। तो हम उसमें IL-6 मेजर करते हैं, इंटरल्यूकिन 6 का टेस्ट कराते हैं, और अगर वो ज्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वायरल लोड ज्यादा है, लंग पे इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमें IL-6 के एक्सप्रेशंस को नीचे लेकर आना है। तो कर्क्यूमिन IL-6 के एक्सप्रेशंस को भी, जैसे कुलदीप ने बोला, IL-6 के एक्सप्रेशन को नीचे लेके आता है। ओके, सो अब आगे हम बात करेंगे कि कर्क्यूमिन का रोल ब्रेस्ट कैंसर में क्या है। हमें सबको पता है कि स्पेसिफिकली दुनिया के अंदर वुमेन के अंदर अगर हम सारे कैंसर्स को देख लें तो 25% कैंसर जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, और हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर वुमेन में कोई कैंसर है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। एंड ग्लोबल ट्रेंड ये कहता है कि सारे कैंसर्स को अगर हम मिला लें तो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर है। जबकि आज हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिसर्च और सबसे ज्यादा जो हमारे कई सारे जो हमारे ड्रग्स आए हैं, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सारे ड्रग्स आ गए, लेकिन आज भी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोर्टेलिटी अगर वुमेन के अंदर किसी कैंसर में है तो वो ब्रेस्ट कैंसर में है। तो आज हम ये भी आगे फर्दर बात करेंगे कि कुरकुमिन ऐसा क्या करता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, कि उसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी, उसकी एंटीऑक्सीडेंट और उसकी जो एपोप्टोटिक एक्टिविटीज हैं, उससे कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। तो अगर हम नीचे चलते हैं, अब हम स्पेसिफिक, अब मैं कुलदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा वो हमें समझाए कि कुरकुमिन स्पेसिफिक हमारे जो ऑन्को जीन्स होते हैं, ऑन्को 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 जीन प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे अभी हमने कहा कि कई सारे वो जो प्रोटीन्स होते हैं, जो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस हो गए, एंजाइम्स हो गए, सब प्रोटीन्स होते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को नीचे लाता है। तो आज कुलप्रीत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। तो ऑन्कोप्रोटीन्स आपने जैसे कि जब बायोप्सी कराते हैं तो उसमें जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री उसमें कुछ आपको प्रोटीन्स दिखते होंगे, जैसे Ki-67 ब्रेस्ट कैंसर में। तो उन चीजों में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं वो कुछ प्रोटीन्स, जैसे Ki-67 के बारे में आपको अर्पण बताएंगे। अर्पण सो आपने कभी भी अगर कभी ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी स्टडी की होगी तो आपको कई बार उसके अंदर Ki-67 प्रोटीन एक्सप्रेशन आया होगा, और परसेंटेज टर्म्स में होता है। सो Ki-67 एक प्रोटीन मार्कर है जो ये बताता है कि अगर ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, और एक्सप्रेशन हमेशा परसेंटेज टर्म में होता है, 10%, 15%, 20%, 25, 30, 50, 60%। अगर तो इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है तो ट्यूमर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इनफैक्ट आप कई बार देखेंगे कि ट्रिपल नेगेटिव में जनरली वो एक्सप्रेस ज्यादा ही होता है, हार्मोनल पॉजिटिव में जनरली कम होता है, लेकिन हार्मोनल पॉजिटिव भी स्टेज 4 पेशेंट्स हो जाते हैं कई बार। तो जो उसमें भी कई बार हम इसीलिए हम कैंसर्स को हार्मोनल पॉजिटिव को दो कैंसर्स में डिवाइड कर देते हैं, लुमिनल ए मतलब स्लो ग्रोइंग, लुमिनल बी मतलब फास्ट ग्रोइंग। और लुमिनल बी इसलिए फास्ट ग्रोइंग होता है तो क्योंकि Ki-67 उसके अंदर ज्यादा होता है। पर अगर हम जैसे कुलदीप ने बताया इससे पहले कि बहुत सारे ऑन्कोजीन प्रोटीन्स के एक्सप्रेशंस को नीचे लाता है, तो हम इसके ऊपर अगर हम देखें तो सी जोन जिसको जीएनके हम बोलते हैं, उसकी जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है उसको नीचे लेकर आता है, ताकि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जो ट्यूमर है और जो जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से ट्यूमर ग्रो करता है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा, एक बार इसे ऊपर करके थोड़ा, ये जैसे बी कैटेनाइन है, साइक्लिन D1 है, स्लग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि एक सेल साइकिल होती है, जैसे G1 एक S फेज, G2 फेज, जो कि सेल ग्रो करता है। जहां भी अगर सेल को लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन में दिक्कत है, तो P53 एक ऐसा जीनोम प्रोटीन, एक P53 ऐसा गार्ड है जो कि सेल को एपोप्टोसिस के लिए बताता है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो चेक पॉइंट वहां पे इस सेल को रोक लिया जाए, आगे ये ग्रोथ ना हो। तो वहां पे कुरकुमिन अपना काफी बड़ा एक रोल प्ले करता है। सही बात है, बिल्कुल कुलदीप। अगर आप ये देखें लेफ्ट साइड पे बी कैटनिन, बीटा कैटनिन, साइक्लिन D1,
ये सारे कुछ ना कुछ वही प्रोटीन एक्सप्रेशन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप मेजर करें तो जनरली हाई निकलेंगे। तो कर्क्यूमिन, आप ये नीचे देखेंगे कि एक रिसर्च यहाँ पर कोट हुई है कि इट हैज बीन फाउंड दैट कर्क्यूमिन इनहिबिटेड द एक्सप्रेशन ऑफ Ki-67। अगर कर्क्यूमिन Ki-67 के एक्सप्रेशंस को कम कर सकता है, और अगर Ki-67 डिजीज ब्रेस्ट कैंसर के एग्रेसिवनेस को इंडिकेट करता है, तो कर्क्यूमिन प्रोटोकॉल में कभी क्यों नहीं ऐड होता है? यही हमारा सवाल है जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं कि अगर अगर कर्क्यूमिन, एंड ये रिसर्च कह रही है, हम नहीं कह रहे, कि कर्क्यूमिन का ओवरऑल कंजम्पशन कैन, ट्रायल्स तो हुए नहीं, पर जो जिनो ट्रांसप्लांट मॉडल्स हैं, माइस मॉडल्स, इन विवो इन विट्रो मॉडल्स, उसमें ये पाया गया है कि कर्क्यूमिन ओवरऑल Ki-67 के एक्सप्रेशंस को नीचे लाता है। एंड और ये कुलदीप, एक आपके, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है WNT बीटा कैटेनिन के ऊपर भी, उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं? हाँ, ये एक स्टेम सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्कर है। ये सभी में पाया जाता है, जैसे ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर में या किसी एक लंग कैंसर या किसी भी एक पर्टिकुलर कैंसर में, ये सारे कैंसरों में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और काफी चीजें ऐसी है कि जो इसके एक्सप्रेशन को कम करती है, उसमें से एक कुरकुमिन है जो सीधे सीधे आपके किचन में पाई जाती है, और वो इसको कम करके आप एक जैसा कि है, अगर किसी का ये एक्सप्रेशन ज्यादा है तो वो बैड प्रोग्नोसिस में, बैड प्रोग्नोसिस मतलब उसके चांसेस थोड़े कम हैं। अगर हम उसे गुड प्रोग्नोसिस में लाना चाहते हैं तो ये मार्कर्स हम अगर हम कम करते हैं तो वो गुड प्रोग्नोसिस में, मतलब आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सिर्फ एक कुरकुमिन से, जो कि करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये सारे प्रोटीन्स जो है, ये जनरली ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में ही हाँ, इनका इनका रोल होता है, इनका रोल बहुत और कैंसर्स में भी होता है। WNT बीटा कैटेनिन का रोल, Ki-67 का रोल बहुत और कैंसर्स में। आज भी अगर हम छोटे टाउन्स में अपने देश में चले जाएं तो बहुत जगह तो Ki-67 मार्कर को मेजर भी नहीं करते बायोप्सीज में या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर, तो वो मेजर भी नहीं करते, पर करना चाहिए, क्योंकि अगर Ki-67 हाई है तो हाई डोसेज ऑफ कर्क्यूमिन कैन सेव यू, मे बी रिकरेंस नहीं होगा उसकी वजह से आपका। एंड WNT बीटा कैटेनिन स्पेसिफिकली अगर हम जाएं चेक करें तो बहुत सारी रिसर्च है कि टमॉक्सिफिन जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, स्पेसिफिकली हार्मोनल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात करूं, तो टमॉक्सिफिन रेजिस्टेंस होने में, टमॉक्सिफिन के ना काम करने पे और ट्यूमर ग्रोथ होने पे WNT बीटा कैटेनिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम टमॉक्सिफिन के साथ कर्क्यूमिन को ऐड कर दें तो बहुत हायर लाइक्लीहुड है कि शायद रिकरेंस ना हो। तो ये कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेजिस्टेंस ही है। किसी भी कैंसर में, कोई भी अपनी कैंसर की जर्नी में सबसे ज्यादा परेशान ही रेजिस्टेंस है। और ये चीजें हैं कुरकुमिन वगैरह काफी जो हेल्प कर सकती है उसे दूर करने में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है NF-κB, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी, जिसके अभी बारे में बहुत कैंसर रिसर्चर्स बात करते हैं। सो एक्चुअली जितने भी आज की तारीख में नए मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं, हर कोई ये कहता है कि हमने NF कापा बी पे अपना रिसर्च टेस्ट किया हुआ है। कुलदीप, कुछ इसके बारे में ये मैंने एनएफ कपर भी कोई भी एक्सटर्नल बॉडी से एक्सटर्नल स्ट्रेस जब भी हम पाते हैं, कोई भी यूवी रे या कोई भी आयोनाइजेशन रेडिएशन जैसे कि एक्सरे वगैरह, या कोई भी पार्टिकल्स जो कि एक्सटर्नल आपको मिलता है, मतलब बॉडी को एक्सटर्नल भारी इन्वायरमेंट से मिलता है, तो यही सबसे पाथवे जो बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एक्टिव होता है बॉडी, तो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा भी तो और काफी। कर्क्यूमिन न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी को के एक्सप्रेशन को कम करता है। हाँ, ये ओके, उसके एक्सप्रेशन को काफी हद तक कम करता है। इसके एक्सप्रेशन को कम होने से, मतलब ये एक्सप्रेशन ये जो सेल की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कैंसर में क्या होता है, मेटास्टेसिस, एक जगह से दूसरी जगह कैंसर का जाना। आपने देखा होगा कोई कैंसर काफी एग्रेसिव होता है तो उसमें इसका एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके एक्सप्रेशन को कुरकुमिन कम करता है। ओके। एंड इनफैक्ट इसी रिसर्च में कुलदीप, अगर आप नीचे देखें, एक और बात लिखी हुई है कि कुरक्यूमिन डिक्रीज HER2 ऑन्कोप्रोटीन। हाँ, 15 से 20% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो HER2 पॉजिटिव होते हैं। अगेन ये सारे वही प्रोटीन्स हैं, Ki-67, HER2, ये सारे वो प्रोटीन्स हैं जो कहीं ना कहीं अगर उनका एक्सप्रेशन ज्यादा होता है तो डिजीज एग्रेसिव होता है। तो अगर रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि जो HER2 प्रोटीन है उसके एक्सप्रेशंस को भी डाउन रेगुलेट करता है कर्क्यूमिन। हेंस HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स को भी कर्क्यूमिन जो है
वो उसके HER2 एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट करके उस कैंसर्स को भी मोर एग्रेसिव से पॉसिबली लेस एग्रेसिव बना सकता है। अगेन हम लोग बार बार ये वर्ड यूज करते हैं पॉसिबली, हो सकता है, क्योंकि अगेन जब तक ट्रायल्स ना हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और ट्रायल जनरली नेचुरल प्रोडक्ट्स पे कोई करेगा नहीं, पर इन ऑल दी सेल मॉडल्स, एनिमल मॉडल, दिस हैज बीन प्रूव्ड एज ट्रू। ओके, लेकिन अर्पण हम देख सकते हैं कि कुरकुमिन जिसकी हमने काफी बात की, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस ये पेपर भी उसी के आगे बात करेगा, और मैंने भी मतलब उसमें काफी लोगों से सुना है। बिल्कुल। तो कुछ बताएं कुलदीप कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ कैसे सकती है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि करक्यूमिन cannot be dissolved in water, it is insoluble in water, so अगर पानी में नहीं मिल सकता तो पेट में कैसे जाके मिलेगा, हमारे ब्लड में कैसे जाएगा? कुरकुमिन कुरकुमिन और जैसे कि विटामिन डी और काफी जो चीजें हैं, इनकी ये बात है कि ये फैट सॉल्युबल है। अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो फैट सॉल्युबल है। तो जो भी जिसी भी ब्रांड का आप कुरकुमिन यूज कर रहे हैं, तो उसे अगर हम ओमेगा 3 या मतलब कोई भी फैट तेल या किसी भी चीज के साथ हम उसे ले सकते हैं, गुड फैट्स, और या फिर हम ब्लैक सीड से ब्लैक पेपर उसके साथ हम इसको लेके इसकी बायोअवेलेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो तभी तो हमारे शायद हमारे बुजुर्ग बोला करते थे कि हल्दी को दूध में मिला के पियो और काली मिर्च डाल के पियो तो उसका अब्जॉर्प्शन बेटर होगा। काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर जिसके अंदर बायोपरीन होता है, और बायोपरीन इंक्रीजेस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ curcumin। दूध में फैट होता है विच इंक्रीजेस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ curcumin। बट हम सब जानते हैं थोड़ा मे बी नॉट मिल्क, बिकॉज मिल्क एट टाइम्स आज की तारीख में इतना अडल्टरेटेड आता है, तो वी नीड गुड फैट। सो गुड फैट, जैसे कुलदीप तुमने बताया, गुड फैट कुड बी ओमेगा 3 ऑयल, फिश ऑयल, सो ऑलिव ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, बिल्कुल, फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो उसके साथ मिला के लिया जा सकता है। और भारत में जैसे कि देखा गया है कि काफी लोगों ने मतलब जब हम किसी को बताते हैं कि हल्दी हल्दी आप लीजिए ये फायदा करेगी, तो वो बताते हैं कि हल्दी गर्मी करती है। कुछ एक लोगों का ये मानना है। तो हल्दी और कुरकुमिन ये दोनों अलग चीजें हैं। मतलब हल्दी का एक हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पे मेघालय, इंडिया के अंदर मेघालय में जो हल्दी पाई जाती है, उसके अंदर पूरे वर्ल्ड में लाकादोंग हल्दी जिसका नाम है, उसके अंदर 9% कुरकुमिन अवेलेबल है। अच्छा। जिससे क्या कि अगर आप दूध में मिला के अगर आप डेली यूज कर सकते हैं तो वो काफी फायदा वही कर जाएगा। ओके 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 ओके। सो एक और टॉपिक रह गया करक्यूमिन से रिलेटेड कि करक्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर मेटास्टेसिस और एंजियोजेनेसिस, इस दो चीजों को क्या इम्पैक्ट करता है। सो ये स्टडी एक बार दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि मेटास्टेसिस मतलब डिजीज अपने प्राइमरी साइट से मल्टीपल अदर साइट्स पे चला गया। अगर ब्रेस्ट कैंसर पे लंप था तो वो ग्रो करके लंग्स में जा चुका है, बोन्स में जा चुका है, लीवर में जा चुका है, ब्रेन में जा चुका है, या और स्प्रेड हुआ है। और एंजियोजेनेसिस मतलब कि ट्यूमर वहीं पर जहां बड़ा है वहां बड़ा हो रहा है, अपना स्प्रेड बना रहा है, ब्लड वेसल्स बना रहा है। सो इस आर्टिकल में कुलदीप ये भी लिखा हुआ है कि VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो जनरली एंजियोजेनेसिस फैक्टर होता है, एंजियोजेनेसिस मार्कर होता है, कि जो जो जहां ट्यूमर बना वहीं पर और बड़ा हो रहा है, तो करक्यूमिन उस VEGF को भी डाउन रेगुलेट करता है, और EGFR जो कि जनरली मेटास्टेसिस में अपना रोल प्ले करती है मल्टीपल और तो करक्यूमिन उसको भी रोकता है। तो करक्यूमिन को गलत नहीं है कि हमारे बुजुर्ग बात करते थे कि एक चमत्कारी भगवान ने एक कोई चमत्कारी मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है। हम अपने इंग्लिश में बोलते हैं कि इट्स वन ऑफ द वंडर ड्रग दैट ऑलमाइटी एंड गॉड हैज क्रिएटेड। सो इससे अच्छा, करक्यूमिन से अच्छा भगवान की देन शायद इस धरती पे हो नहीं सकती, पर हम उसको शायद सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। बस ये रिसर्च पेपर हैं जिनके बदौलत हम चीजों को जान सकते हैं और हम अपने घर पे उन्हें पढ़ सके और चीजें जान के अपना ही फायदा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ हम आज के डिस्कशन खत्म करते हैं, जिसपे हमने जैसे आपको बताया कि करक्यूमिन का इम्पैक्ट और करक्यूमिन का इफेक्ट, करक्यूमिन का रोल ब्रेस्ट कैंसर में
क्या हो सकता है। एंड बिल्कुल इसका कर्क्यूमिन हल्दी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। कभी हम एक और अलग वीडियो करेंगे कि कितना कर्क्यूमिन लेना चाहिए, उसमें भी हम किसी और रिसर्च के बारे में आपको बताएंगे। मैं और कुलदीप मिल के आपको वो चीज़ बिल्कुल समझाएंगे। इसी के साथ मैं अर्पण तलवार आपसे विदा लेता हूँ इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, और फिर मुलाकात होगी। कुलदीप। अवश्य, हम मिलते रहेंगे इसी तरह आपसे। नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।